गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने अपना 4th यूनिट का बी पार्ट शुरू किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपने पढ़ लिया होगा कि करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन और कोसाइन फंक्शन। क्यों साइन और कोसाइन? क्योंकि साइन और कोसाइन का नेचर भी ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा ही होता है, उनका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। तो कल हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू डिराइव करी थी और सेम डेरिवेशन था ईएमएफ के लिए। आज हम करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और सेम डेरिवेशन फिर होगा ईएमएफ के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक डेरिवेशन दूसरा एग्जैक्टली उसके जैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस होता है बेटे रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डेफिनेशन क्या है आरएमएस वैल्यू की कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as would be generated by alternating current through the same resistance in the same time। कि जितनी हीट जनरेट करता है स्टेडी करंट किसी दिए हुए रेजिस्टेंस में दिए हुए समय पे, उतनी ही हीट जितना करंट एसी करंट जनरेट करता है उसको हम कहते हैं आरएमएस। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, it is defined as that value of steady मतलब DC, that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time या ओवर अ फुल साइकिल, तो कैपिटल टाइम टी हो जाएगा, इन अ गिवन टाइम एज वुड बी जनरेटेड बाय द एसी through the same resistance in same time, in same time। So let's derive an expression for it। Let alternating current is represented as E is equal to E naught sin omega, सॉरी करंट है, I is equal to I naught sin omega t। वैसे तो ये करंट लगातार बदल रहा है। अगर हम मान लें कि ये करंट कांस्टेंट रहा फॉर अ स्मॉल टाइम dt और R रेजिस्टेंस में से गुजरा तो कितनी हीट जनरेट करेगा? उससे पहले बेटे देखो ज़रा, माना ये कोई रेजिस्टेंस R है, 20 वोल्ट लगाया है मैंने, इसमें से आई करंट जा रहा है, कितने समय के लिए गया है? टी। तो आपने देखा होगा कि जब रेजिस्टेंस या किसी कंडक्टर में से करंट जाता है तो वो गर्म हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, कि जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जितने रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है और जितने समय के लिए गुजर रहा है, ठीक है। तो ये आप वैसे भी ध्यान रखना कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस। और अगर हम V की फॉर्म में लिखें तो ओम्स लॉ को देख लो, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I हो जाएगा आपका V बटे आर। तो अगर मैं I की जगह V बटे आर रख दूँ तो फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा R इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल, तो फिर ये बनेगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। ये वोल्टेज की फॉर्म में और ये हीट का फार्मूला है करंट की फॉर्म में। तो इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है।
तो सपोज़ ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट था ये आर रेजिस्टेंस में से गुजरा dt टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in small time dt through resistance R। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है इसलिए DH I स्क्वायर R और टाइम कितना लेना है dt, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर ओवर द कंप्लीट साइकिल गया है AC, याद है ना AC की वेव फॉर्म ये थी, तो कंप्लीट साइकिल 0 से लेके कहाँ तक होता है? T तक होता है। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ओवर द कंप्लीट साइकिल, क्या करूँ इसको? इंटीग्रेट, DH को इंटीग्रेट 0 से T। DH कितने आपका? I स्क्वायर R इंटू dt 0 से T, और I कितने? I नॉट साइन ओमेगा T। I की वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू 0 से T, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा T का स्क्वायर R इंटू dt। इसमें से क्या कांस्टेंट आएगा? I नॉट स्क्वायर और R बाहर ले लो। H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा T रह गया इंटू dt, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा T को इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर इंटीग्रेशन आपका हो चुका है मैथ्स में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप देखोगे बड़ा कॉमन इंटीग्रेशन होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा T का एक फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2। कैसे आया? ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहाँ से आया है ये। तो हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा T को तो उसको इस फॉर्म में ब्रेक करके ही किया जाता है। तो ये हो जाएगा बेटे H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R 0 से T और साइन स्क्वायर ओमेगा T की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2 इंटू dt, इसकी जगह ये पुट कर दिया। 2 आप बाहर ले लो। H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R बटे 2, और ये जो इंटीग्रेशन है 1 इंटू dt अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से T 1 इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से T cos 2 ओमेगा T इंटू dt। अब ये इंटीग्रेशन इस लिमिट के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आएगी, अलग से करके दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। क्या आएगी? 0। क्या रह गया? सिर्फ 1 इंटू dt, मतलब सिर्फ dt रह गया। और जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा ना। dx को इंटीग्रेट करने पर x आता है, dy को इंटीग्रेट करने पर y आता है, तो dt को इंटीग्रेट करने पर t आएगा। तो ये आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R बटे 2, इसको इंटीग्रेट किया T और लिमिट लगा दी 0 से T, और अब ये हो गया I नॉट स्क्वायर R बटे 2, T की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और फाइनली कितना आ गया? I नॉट स्क्वायर R बटे 2 गुणा में T, कैपिटल T। इतनी हीट जनरेट हो रही है जब करंट जा रहा है, ठीक है। कितनी? H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R T बटे इतनी। अब सपोज इफ IRMS is root mean square value of AC
देन जब ये करंट आर रेजिस्टेंस में से जाएगा कैपिटल टी के लिए तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? तो फार्मूला तो हीट प्रोड्यूस का क्या है? आई स्क्वायर। अब आई कितना है? आई आर एम एस आर टी है ना, आई स्क्वायर आर टी। उस फार्मूले से हीट हमने निकाल ली। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी बराबर है आई नॉट स्क्वायर आर टी बटे 2। आर टी से आर टी कैंसिल, क्या रह गया? आई आर एम एस स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बटे 2। ये आई आर एम एस का स्क्वायर आया, मुझे आई आर एम एस चाहिए। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, कितना रह जाएगा? आई आर एम एस बराबर है आई नॉट और नीचे रह जाएगा रूट 2। दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब रूट 2 की वैल्यू होती है बेटे 1.414। तो अगर यहाँ आप 1 बटे में 1.414 करो तो इट कम्स आउट टू बी 0.707 आई नॉट। मतलब अगर परसेंटेज में निकालें तो 70.7% ऑफ पीक करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो पीक करंट का या मैक्सिमम करंट का कितना होती है? 70.7%। आई है बात समझ में? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आरएमएस करंट के 2 और नाम हैं। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं करंट की, आई वी भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। आई इफेक्टिव, आई वर्चुअल और आई आरएमएस। ठीक है, सब मिलके सब किसके बराबर होती हैं? आई नॉट बाय रूट 2 के बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज पीक वैल्यू जो है करंट की, द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर है। इफ 10 एम्पियर इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, what will be its RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू? what will be its RMS वैल्यू? अब पीक वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू को किससे दर्शाते हैं? आई नॉट से। आई नॉट कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। और वो आपसे पूछ रहा है भी आई आर एम एस कितना होगा। तो आई आर एम एस का क्या फार्मूला है? आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2 या फिर ये 0.707 गुना में आई नॉट। तो ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस कितना हो जाएगा? 0.707 गुना 10 मतलब 7.07 एम्पियर की अगर करंट की पीक वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू 10 एम्पियर है तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी रहेगी? 7.07 एम्पियर। क्लियर है? तो दिस इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सेम ऐसे ही करेंगे बेटे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या हो जाएगा उसमें? यहाँ क्या चेंज आएगा? करंट की जगह ईएमएफ आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट की जगह ईएमएफ which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as would be generated by alternating EMF. करंट नहीं आएगा, alternating EMF through the same resistance in same time. अब यहाँ पर let alternating EMF is represented as, alternating EMF को represent करेंगे E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी से। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कितना होता है? ये होता है ई बाय आर, है ना, ओम्स लॉ है। तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब जहाँ आपका आई नॉट था उसकी जगह हर जगह ई नॉट बाय आर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी?
आई की जगह ई नॉट बाय आर का स्क्वायर जब करोगे तो एक आर से नीचे वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी डी एच बराबर आ जाएगा आपका ई नॉट स्क्वायर बटे आर इंटू डी टी, ई स्क्वायर आर बटे ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, फिर वो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली जो आपका ई आर एम एस आएगा वो आना चाहिए ई नॉट बाय रूट 2। जैसे आई आर एम एस क्या आया है, आई नॉट बाय रूट 2। आई है बात समझ में? तो पीडीएफ में तो दोनों डेरिवेशंस कंप्लीट हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ ये करंट का और वो किसका होगा, ईएमएफ का। अब थोड़े से कंसेप्ट्स है इस चीज़ पर बेस्ड, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो अलग है इनसे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है 4th के बी का, इसमें एसी किसको कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन वैल्यू क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ की, और आरएमएस वैल्यू क्या है, इतना है। जो हम कल शुरू करेंगे वो होगा कि फेज़ निकालेंगे हम, एसी जिसमें रेजिस्टेंस लगा है, जिसमें इंडक्टर लगा है, जिसमें कैपेसिटर लगा है, वो तीनों एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड थोड़े से देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कि फॉर एग्जांपल एन एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I is equal to 10 sin 314 t, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है किसी करंट को। वो कह रहा है कैलकुलेट, देखो क्या क्या कह रहा है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और टाइम पीरियड। 4 चीज़ें निकालने को कह रहा है वो, ये इक्वेशन दिखा के। ठीक है, तो अब इसमें देखो I इज इक्वल टू 10 साइन 314 t, ये है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम कंपेयर करें आई नॉट किसके बराबर जा रहा है, 10 के, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट तो आपकी कितनी आ गई, 10 एम्पियर। दूसरा सवाल है, ये आंसर है ना इसका, दूसरा है आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है आई नॉट बाय रूट 2, मतलब आप इसको 10 बटे रूट 2 लिख सकते हो सीधा, या इसके लिए फार्मूला होता है 707 इंटू आई नॉट, तो 7.07 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखो ओमेगा किसके बराबर है, 314 के, तो ओमेगा बराबर है 314, और ओमेगा क्या होता है बेटे, 2 पाई न्यू, हमें न्यू निकालना है, और न्यू हो जाएगा आपका 314 बटे में 2 पाई। अब ये 314 बड़ा मैजिकल सी फिगर है यहाँ पे इस सारे उसमें, देखो क्यों, 314 2 और पाई भी क्या होता है 3.14, यही होता है ना, पाई की वैल्यू रखी और जब डेसिमल हटाया ऊपर आ गया 100, 314 कैंसिल, और ये आ गया 2 एकम 2, ये आ गया 50, तो न्यू बराबर है 50 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी। और चौथा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 1 बाय न्यू, 1 बाय 50 सेकेंड, तो दिस इज द टाइम पीरियड। आगे बात समझ में, तो ऐसे हमने इस तरीके के सवाल करने हैं। एक और देखो कंसेप्चुअल है, एक प्रश्न होता है, इट इज डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस टू वर्क विद
220 वोल्ट AC देन 220 वोल्ट DC वोल्टेज। ठीक है, वो कह रहा है कि 220 DC वोल्टेज की अपेक्षा 220 AC वोल्टेज पर काम करना ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा क्यों है? तो अब देखो बेटे, ये AC है। AC में ये जो वैल्यू दी होती है ना, ये आपको वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू दे रखी है। ये वर्चुअल या RMS वैल्यू है 220 वोल्ट। तो जब ये अपनी मीन, अपनी पीक वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी तो कहाँ तक जाएगी? अब वही ये होता है I0/√2, है ना। IRMS या I वर्चुअल या I इफेक्टिव एक ही बात है। तो I0 इस हिसाब से बनेगा √2 गुना I वर्चुअल। √2 I वर्चुअल कितना है आपका 220, √2 है 1.414 और ये है 220। गुणा करोगे ना तो ये लगभग 311 वोल्ट बनेगी। कितनी बनेगी? 311 वोल्ट। ये EV है, सॉरी E वोल्टेज है ना, E0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बनेगी DC की? 311। ठीक है, तो 220 वोल्ट AC मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 311 वोल्ट तक अटेन करेगी वैल्यू। जबकि 220 वोल्ट DC मतलब 220 वोल्ट DC वो कहीं उतनी ही है। तो इसीलिए 220 वोल्ट AC मतलब मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट तक जाएगी, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये आपका जो एक अलग पार्ट था 4th के B का, ये हमने कर लिया। डेरिवेशंस इनको देख लेना, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स थोड़े से देख लेना। अब कल हम शुरू करेंगे AC सर्किट्स जिनमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो फेज़ रिलेशनशिप क्या रहती है वोल्टेज और करंट के बीच की। ठीक है, उसके अलावा बेटे कल वो जो क्विज़ है उसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है, उसको रिवाइज़ कर लेना। और सभी बच्चे क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और इन क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हो सकता है कि इनके बेस पर आपकी शायद असेसमेंट लगानी पड़ जाए आगे। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट, कोई भी क्विज़ इस तरीके की मिस नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।